भारत माता की जय। मैं धीरे बोलूंगा और आपको तेज बोलना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भवानी, जय शिवानी, जय भवानी, जय शिवानी। पुरंदर विधानसभा के इस मातृशक्ति के कार्यक्रम में उपस्थित बारामती लोकसभा के प्रभारी, पूर्व मंत्री, यशस्वी विधायक माननीय श्री रामजी सिंधे साहब, पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय श्री गणेश नगरी जी, पूर्व मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हर्षवर्धन पाटिल साहब, हमारे सक्रिय और जुझारू विधायक माननीय राहुल कुल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बाला साहब हावड़े जी, राहुल शिवाले जी, अविनाश मोदी जी, महिला मोर्चे की हमारी सेक्रेटरीज जिनकी हमने भी बात सुनी, सम्मान्य ताई यादव जी, हमारे तालुका अध्यक्ष गंगाराम जी जगदाले, रंजन काका तावड़े जी, धर्मेंद्र खांडे जी, संगठन मंत्री धनंजय कामठे जी, मध्य हवेली मंडी के अध्यक्ष माननीय बाबा राजे यादव राव जी, धीरेन्द्र जी कामदेव जी, और अभी जो सरपंच मुझे मिले विशाल खट्टी, वो पूर्व सैनिक भी हैं, उनके लिए मुझे करना चाहिए। मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मातृशक्ति, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला। इस बात के लिए मैं अपने केंद्रीय नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यदि उन्होंने शायद ये कार्यक्रम न बनाया होता तो मुझे आपके दर्शन संभव नहीं थे। मुझे दूसरी बात मुझे लगती है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है कि पहले वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते उसे जो जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करता है। मैं आज केंद्र में मंत्री हूं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो जनशक्ति की है और दूसरा मेरा विभाग है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। और मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि जल जीवन मिशन हो या फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र, ये मातृशक्ति की सामर्थ्य पर और उसकी जरूरत, उसकी प्राथमिकता का सबसे अनुकरणीय उदाहरण है। जब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात करता हूं तो मैं दो बातों की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या फर्क है सरकार में? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी शांत चित्त से इस बात का मूल्यांकन करिए कि भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार, उसकी कार्यप्रणाली, उसके नेतृत्व का सोच क्या है। तो मुझे लगता है कभी जीवन में थकान नहीं आई। दीनदयाल जी का दिया गया वो उपनिषद का मंत्र, चले व्यक्ति चलते चलो मंजिल जरूर मिलेगी, वो उसको आत्मसात करने में देरी नहीं होगी। जब मोदी जी आए थे 2014 में, अगर हम 6 महीने पैसे पलट कर देखें, 2013 में देश की राजनीति क्या, लोगों का नेता पर भरोसा नहीं था, दलों से भरोसा टूट रहा था,
ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी को हम सबने चुना और उसके बाद बहुमत की सरकार बनी, ये चमत्कार देश की जनता ने किया। लेकिन 2015 आया, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। हर गरीब आदमी के स्तर पर क्या एक कमरे की छत दे सकते हैं? 2016 में एक नई बात कही कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष होंगे, तो 75 वर्ष बहुत दूर थे, तब इस देश की सूरत क्या होगी, इस देश के हालात क्या होंगे। देश की आजादी के 75 साल कोई मामूली समय नहीं, किसी पर हमने आरोप नहीं लगाया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष हो, तो क्या हर गरीब आदमी के सिर पर एक कमरे की पक्की छत हो सकती है? मेरे घर में बिजली है, तो क्या हर घर में बिजली हो सकती है? गैस का कनेक्शन सिर्फ बड़े लोगों की पहचान माना जाता था। जब मैं पहली बार 89 में सांसद बना था, तो हम लोगों को गैस के कूपन मिलते थे। अच्छे अच्छे विधायक अधिकारी सिर्फ इस बात के लिए हमारे पास आते थे कि एक कूपन दे दो, बेटे की शादी, पैसे पूरे लगते थे। पर 3 साल की बेटिंग नहीं होती थी, उसको सिर्फ गैस कनेक्शन तत्काल मिल जाता था। इतनी सुविधा थी और दूसरी कोई सुविधा नहीं थी। और उसके बाद लोग उसको स्टेटस सिंबल मानते थे। मोदी जी ने कहा कि ये सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है, उस गरीब माताओं बहनों की आंखों से कब आंसू बंद होंगे, इस संकल्प मोदी ने लिया और उज्ज्वला योजना लिया। मुझे लगता है कि हमें देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा, मनोभाव को समझना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि मुफ्त की चीज। मैं किसी विरोधी पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहता हूँ, ये कौन सा कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो गैस कनेक्शन की लाइन खत्म हो जाती है, वो कांग्रेस की आती है तो फिर से लाइन शुरू हो जाती है। हमने कितने गैस के नए कुएं खोद दिए। आज मोदी जी कैसे हर परिवार को गैस दे पा रहे हैं, इसका जवाब कोई पूछता नहीं है। ये जवाब पूछने की जरूरत है। ऐसा क्या हो जाता है? अटल जी इस देश में प्रधानमंत्री बने, हर घर में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंची। शायद इस गांव में कभी तो पक्की सड़क लोग देख नहीं सकते। क्या ये सच्चाई नहीं? मित्रों, ये 5 साल में मैं कहना ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मातृशक्ति को ये विचार करना होगा कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, एक बार जरा मनन करिए घर में बैठकर। हर योजना के पीछे मातृशक्ति का सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान कार्ड, ये 2014 से 2019 के बीच की योजना है। और जैसे ही 19 में आपने फिर से वोट दिया मोदी जी, तो जल जीवन मिशन की घोषणा हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, अगर पानी ना हो पास में तो धोने का काम कौन करता है? अगर बिजली ना हो घर में तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? अगर गैस आई है घर में तो सुविधा किसको है? अगर मकान है तो उसका सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला को सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी मोदी जी ने कहा कि देश की इकोनॉमी को इतनी ऊंचाइयां देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके? इस देश में मातृशक्ति के सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मैं पूर्व मंत्री हूँ। पिछले बजट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 2 लाख लघु उद्यमियों को 10,000 करोड़ रुपया देकर 5 साल में मजबूत बनाना है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई संबल दे सकता है तो मातृशक्ति दे सकती है। वो माताएं बहनें जो घर में रहकर दिन रात बड़ी पापड़ से लेकर खाने पीने की सारी सामान उगाती है। हमेशा ऑर्गेनाइज तो करना, तो हमने मौका नहीं दिया। हमने जैसे ही उनको मौका दिया, आज वो दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रही, देश में नहीं दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रही।
एक रिसर्च पापड़ ने हमको ताकत का सामर्थ का एहसास करा दिया, लेकिन सरकार ने उनको कभी ध्यान में नहीं रखा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जितनी ताकत दे सकते हो, सिर्फ पैसे की नहीं, तकनीक की, प्रशिक्षण की, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की। और उस दिन गर्व का दिन था जब तमिलनाडु की एक समूह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना सामान पहुंचाया कोरियर से और उसको पेमेंट। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो हमने कभी अपने चश्मे से देखी नहीं। कौन कल्पना कर सकता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तमिलनाडु की कोई महिला जो सामान बनाएगी उसका उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय में। ये तो कहते हैं प्रधानमंत्री आयात को कम करने का सबसे बेहतरीन अगर कारण है, अगर हमने अपने स्थानीय उत्पादों को खरीदा, स्थानीय बने हुए सामानों का उपयोग किया तो क्या कर जाएगा? ऐसी क्या जरूरत है? कुछ आदतों को हमें ठीक करना होगा। अगर हमें आयात को कम करना है तो हम लाखों करोड़ रुपए बचा पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि चीजें तो हुई, और जो चीजें अभी अगला वर्ष ब्लिट्स का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर हुआ है। मेरे मंत्रालय से संबंध नहीं है बात, लेकिन महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पहाड़ी राज्य हो, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है हमारे खान पान में मोटा अनाज हमारी आवश्यकता और जरूरत रही है, लेकिन हमने अचानक फैशन बनाकर उस मोटे अनाज को किनारे किया। आज दुनिया मान रही है कि मोटे अनाज से हम स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अपनी परंपराओं के खान पान को छोड़कर जो गलती की थी, उस गलती को हम कब सुधारेंगे हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। और अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष, हम दुनिया में जितना मोटा अनाज पैदा होता है उसका 40% भारत पैदा करता है। अनाज हमारे पास है, बनाने की तकनीक हमारे पास है, जितने व्यंजन भारत में बनते हैं कोई दूसरा देश बना नहीं सकता। लेकिन दुनिया के इस खान पान, दुनिया में भारत के इस खान पान को पसंद किया जाता है, लेकिन चुनौतियां थी हमारे सामने कि हमारी गुणवत्ता, हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, कोई विदेशी को खाने में लगता है कि ये हाइजीनिक है कि नहीं है, ये हाथ से बना रहे हैं, वहां पर मार रहे हैं कि उनके साथ समस्या मार्केट में ब्रांडेड दूसरी चुनौती। प्रधानमंत्री ने उस पर भी काम किया कि कहीं ना कहीं इसने कहा कि उन माताओं बहनों को तकनीक दो, जो जैसा चाहता है वैसे देना। अभी कल मंत्रिपरिषद की बैठक थी, पहली बार देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए, अमृत काल चल रहा है और अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इसी नवंबर के महीने में एक यश भारत को मिलने वाला है, जो देश की आजादी के 75 साल के भारत को कभी नहीं मिला। पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। मोदी जी उसको लेने के लिए अभी निश्चय कर रहे हैं। साल भर एक कार्यक्रम चलेगा। जब ये साल भर कार्यक्रम चले तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो स्नैक्स होंगे, जो हमारा भोजन होगा, उसमें अनिवार्य रूप से हमारे मोटे अनाज के ही व्यंजन होंगे। जहां पर भी जिस भी राज्य में जाएंगे, अभी तक दिल्ली आकर लोग लौट जाया करते थे, देश के लगभग 80 शहरों में दुनिया भर के लोग आएंगे और वहां पर अपनी मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा वहां का लोक नृत्य, वहां का भोजन, वहां की हमारी वेशभूषा वो सारी दिखनी चाहिए। राज्य सरकारें जितनी सामर्थ्य हो उन विदेशियों के सामने अपनी इस परंपराओं को सामने रखे। कोई होगा ऑस्ट्रेलिया, वो हिंदुस्तान की धरती पर आए तो यहाँ पर भारतीय होकर वापस जाए, ये भाव भारत की धरती पर एक एक चीज पर। आज दुनिया जिस प्रकार से अशांति के दौर में एकमात्र आस है भारत, एकमात्र आस अगर किसी के प्रति रुचि है, किसी के प्रति आग्रह है, कोई जुड़ना चाहता है तो भारत से जुड़ना चाहता है। और ये G20 का प्लेटफॉर्म हमको बहुत बेहतरीन मौका दे रहा है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका से भी कहा, रूस से भी कहा, ये युद्ध का वक्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं जीवन बचाने का समय है। ये है हमारी आध्यात्मिक ताकत, ये है हमारी भारतीय संस्कृति की ताकत।
कि लोग तो अपने शस्त्र बेचने में लगे, धन कमाने में लगे, और हम गर्व करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने पूरे साहस और दृढ़ता के साथ कहा अमेरिका हो या रूस, ये युद्ध का समय नहीं है। इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं और हम देखते हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है, हमारे बच्चे और बच्चियां वहां रह जाते हैं। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी की बात मानकर हमारे बच्चों को निकलने के लिए रास्ता देते हैं, उतने समय के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इतिहास के ये स्वर्णिम पन्ने हैं। ये देखिए, मैं आना चाहता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए एक मित्र आए, तो उनका किस बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको ध्यान है कि अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है काशी विश्वनाथ के मंदिर से चोरी गई थी, शायद 1913 में गई थी, वो कनाडा के म्यूजियम में रखी थी। हमारी एक बहन गई जो मूर्ति कला की जानकार थी, दिव्या बैरा उसका नाम था। उसने देखा, उसने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कहा ये तो भारतीय शैली की भारतीय मूर्ति। पता चला कि वो 1913 में चोरी गई थी, वो वापस आई, लेकिन वो तभी कोरोना आ गया। भारतीय दूतावास पर तो हमारे 2020 में वो पहुंच गई। 100 वर्ष से ज्यादा के बाद वो मूर्ति भारत पहुंची, लेकिन उसी समय कोरोना आ गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री बखान करता हूं, कभी किसी देश के इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने संस्कृति की बारीकियों की तरफ इतनी गंभीरता से नहीं देखा। लेकिन प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में कह दिया था कि अन्नपूर्णा की मूर्ति भारतीय दूतावास में कनाडा में पहुंच गई, बहुत जल्द भारत आएगी। और वो कोरोना के कारण नहीं आ सकी। बाद में फिर वो नवंबर में आई और उसके बाद उसकी यात्रा निकली और जाकर बनारस में स्थापित हुई। फिर तो कहने का आशा ये है कि चीजें सिर्फ यही रुकती नहीं है। जितने आजादी से लेकर 2014 तक जितनी मूर्तियां वापस नहीं आई, उनसे दुगनी मूर्तियां 14 से लेकर 22 के बीच में वापस आई। मैं खुद कल्चर मिनिस्टर था, सोशल मिनिस्टर था। मेरे रहते ही जो आंकड़ा भारत में मूर्तियों का आने का था, उसको तभी पार कर दिया। तो इतनी बड़ी मात्रा में प्रोसेस हम वापस लेकर आए। ये चीजें हमें आनंद देती है। क्यों? पुलिस दीनदयाल जी ने कहा था कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सबका भला सोचें, लेकिन कम से कम थोड़ा ऊपर उठकर देखें। ये जो हम अपने साधनों से खुश होने के लिए सोचते हैं, तो दीनदयाल जी कहते थे उनका एकात्म मानव दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम सब मिलते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, खुद भी सुखी होना चाहते हैं, हम दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं, आने वाली भी पीढ़ी सुखी हो, इस बात की गारंटी देना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि हम आज दुनिया को शांति की बात कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ हमको अपना भला देखना होता तो हम यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की बात नहीं करते, हम अमेरिका को रोकने के लिए नहीं कहते। ये सच्चाई है। दूसरा उदाहरण दूंगा कोरोना का। दीनदयाल जी का विचार छोटा विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यात्रा और उसका विचार सामर्थ्य छोटा नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में, अपने देश भर के बारे में नहीं सोचता, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। उसने G20 के नीचे लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन ये सिर्फ हमने कहा नहीं, ये सिर्फ हमने लिखा नहीं, बल्कि जब कोरोना का दौर आया तो हमें इस बात का गर्व करना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक विरोधी अगर हमारे विचार की तरफ उंगली उठाए तो उससे पूछना कि ये है भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य कि दुनिया में भारत के अलावा किसी दूसरे देश का नाम बताइए जिसने कोरोना में किसी और की मदद की हो। एकमात्र देश है भारत जिसने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी। उसमें सामर्थ्यवान अमेरिका भी है और जरूरतमंद ब्राजील भी है। 150 देशों को हमने तब दवाइयां दी है जब हमें दवाइयों की जरूरत थी। हम 120 करोड़ की आबादी के देश से, हमको जरूरतें थी, लेकिन हमारे संत ऋषि और मुनि कह गए
यदि 2 रोटियां पास में हो तो एक भूखा कोई सामने आ जाए तो उसको देना, एक से खुद काम चलाना। उन्हें पता था हमारे मनुष्यों को एक रोटी से किसी का पेट भरता है, लेकिन साथ में ये भी कहा 2 रोटी है, कोई भूखा पड़ा है तो एक उसको देना, एक से खुद काम चलाना। ये कहना आसान है, इसको करना कठिन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक करके दिखाया। ये है हमारी ताकत, ये है हमारी। उसे राजनीति सिर्फ इतनी ही नहीं है, राजनीति है कि हम वर्तमान को भी देखें, भविष्य को भी देखें, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में भी चिंता व मनन करें। जो लोग राजनीति में धन और वैभव के आधार पर ताकत दिखाना चाहते हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते। जो लोग व्यापार करते हैं उनसे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन जो व्यापार के नाम पर परोपकार की बातें करते हैं उनसे जरूर हमें आपत्ति है। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के नाते मैं कह सकता हूँ एकमात्र देश में भारतीय जनता पार्टी ही है जहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होता है। तो नेतृत्व परिवर्तन में पता नहीं होता कि कौन हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में तय नहीं कर पाते कि किसको बनाएंगे। हमारे यहाँ बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी जिले का, प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता है, देश का अध्यक्ष बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने क्षमताओं को बढ़ाएं। क्षमताओं का मतलब सिर्फ धन को बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ शरीर को मजबूत करना नहीं होता। हम अपने मन की सामर्थ्य को भी बढ़ाएंगे तो बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। आज हम अपने पंचायत में काम कर रहे हैं, फिर जिले में काम करेंगे, प्रदेश में काम करेंगे, देश में काम करेंगे, तब भी हमारी यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और इस नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले आप भाग्यवान यशस्वी कार्यकर्ता, जिनसे आज मुझे संवाद का मौका मिला है, मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करने आया हूँ। और ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री का है, ये संकल्प देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, ये संकल्प यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोगों का है कि 2024 में बारामती में लोकसभा का कमल संसद में इस बात के लिए हमें वो संकल्प सिर्फ मन से नहीं होता, संकल्प की पूर्ति के लिए कुछ करना होता है। आज इसे हम करना शुरू करें। मेरा विश्वास है विजय श्री आपका इंतजार कर रही है। उन सबके पराभव का अंत का समय है और हम पद लेकर कोई अहंकार से उछलने वाले लोग नहीं है। जो जीत कर जाएगा वो इन्हीं योजनाओं में किसी गरीब आदमी की मदद करेगा। हम उस गरीब आदमी को बुरा मानने के, हम उस कार्यप्रणाली के लोग हैं जो मांगने के बगैर देने की आदि है। मैं लोगों से पूछता हूँ, अपने लोकसभा में भी जाता हूँ, आप भी जाएंगे, कभी पूछिए क्या किसी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए मोदी जी को कोई आवेदन दिया था क्या? उज्ज्वला गैस के लिए कोई आवेदन दिया था क्या? पहले तो नेताओं में खूब चक्कर लगाते थे लोग, आवास योजना का मकान मिल जाए, हमें गैस का कनेक्शन मिल जाए। लेकिन मोदी ने कहा कि मांगना ना, गरीब आदमी को या जरूरतमंद को मांगना ना पड़े और सरकार और समाज उसको दे दे, ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ कहा गया है कि दान भी देना है तो हाथ पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से गया था। मुझे लगता है कि चीजें वही है तो भारतीय विरासत को हमारे भीतर बिठाए हुए हैं और ताकत भी देती है। वो ताकत आप सब में है और मैं मानता हूँ उसी ताकत के दम पर हम अच्छा सोचने वाले लोग, परोपकार करने वाले लोग, जरूरतमंद का सम्मान करके उसकी पूर्ति करने वाले लोग हैं। हम सबको भी वो सामर्थ्य है तो सामर्थ्य को जुटाइए और आज से ही चलना प्रारंभ करिए। मुझे विश्वास है कि जब 2024 का परिणाम आएगा उस दिन हम यशस्वी होंगे कि बारामती से भारतीय जनता पार्टी का सांसद भारत के प्रधानमंत्री को एक वोट का इजाफा करेगा तो लौट कर वापस आएगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद में दिन रात एक देगा। जैसे हमारे यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि दिन रात उस सेवा में लगे। मैं फिर से सरपंच महोदय को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे मुझे बताया कि ये पूर्व सैनिक है तो मेरे जैसे लोगों की जो छाती फूल गई कि चलो देश की सेवा करने के बाद लौट कर आकर जनता की सेवा करने का मन बनाया। मुझे लगता है कि ये
उनके लिए ठीक समय है। तो मैं उनसे भी कहूंगा इस संदर्भ में वो हमारा साथ है। तो जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी है उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।